चलो देखो 1857 वाला हम बताए थोड़ा सा, हेडिंग डालो। वाह चलो देखो 1857, देखो अगर कायदे में अगर चीज़ें डील हुई होती ना तो आज़ादी यही समय मिल गई होती 1857 में ही, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से जो है नहीं मिल पाया वो एक्चुअली में, क्योंकि देखो मेन मुद्दे पर आते हैं। सुनो 1857 का बहुत सारे रीजन थे, अगर कायदे में अगर हम लड़ाई किए होते ना तो वही समय फरिया गया होता, यहाँ तक 1947 तक आता ही नहीं बनता यहाँ तक। अभी देखो बहुत पूरा व्याख्या है 1857 से, बहुत समझ लो बहुत खतरनाक लीलाएँ हुई हैं इसमें। फिर उसमें गांधी जी का, फिर ये, फिर फलान, फिर दिमाग, ये इतने साल में ना 3 साल इधर 3 साल 50 साल बहुत नौटंकी हुआ है। अगर यही समय अगर हम लोग कायदे में डील किए होता तो फरिया गया होता उसी समय। उसमें मंगल पांडे का, फिर बैरकपुर वाला कांड, बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो डीले नहीं हो पाया। देखो सबसे पहला रीजन था 1857 का, क्या रीजन, देखो अंग्रेज का यही काम ही था कि अपना जो है वो अपना सारी चीज़ें स्थापित तो पूरा फैला चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्टार्ट हुआ था, बता ही दिया था उसके बारे में। बहादुर शाह जफर के पहले औरंगजेब के बीच में, जहांगीर के बीच में डील हुई थी 1600 में, बताया था ना कि वो ईस्ट इंडिया का, उसी समय से अंग्रेज अपना जो है पैर डालना चालू कर दिए थे। और फिर जब औरंगजेब खत्म हो गया तो फिर ये बहादुर शाह जफर आया, फिर बहादुर शाह जफर इसमें भी लीड भी करेगा, ही बताएंगे। आखिरी मुगल का जो आखिरी वो था आदमी था वो बहादुर शाह जफर था। उसके बाद फिर पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी चालू होने लगा। देखो सामाजिक कारण थे, सामाजिक कारण कि जैसे कि देखो समाज में कभी कोई भी चीज़ होगा, अगर हम तुमसे कहते कि ये चीज़ तुम बंद कर दो तो तुम्हें बुरा लगेगा। इसमें कहते हम होली बंद कर दें, हैं जैसे नहीं, अभी त्यौहार आएगा तो होली आएगा तो पानी बचाओ, फिर कंट्रोवर्सी होती है। दिवाली आएगा तो पटाखे जलाओ, तो वायुमंडल वाला नहीं सुने हो, बहुत लोग अपना अपना वोटिंग डालने लगते हैं। इसमें देखो एक रीज़न ये था कि इसमें सबसे पहला जो रीज़न था वो सती वाला था, सती प्रथा। सती प्रथा ये थी कि इसमें अगर हस्बैंड की डेथ हो जा रही है तो वाइफ को भी मरना पड़ जाएगा, वाइफ भी उसी में जल जाएंगी। तो ये वाला प्रथा अंग्रेज कहे कि इसको बंद करते हैं। हम अपने धर्म को, कल्चर को देखते नहीं बचाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी लोग अपना अपना कल्चर, जैसे लोग अब ऐसे देखो क्या नाम है, कल्चर की बात करें तो वेंकैया नायडू, तुम्हारे जो पिछले प्रथा में एक था बाल विवाह वाला, बाल विवाह था, और एक इसमें क्या था, बलि प्रथा थी। बलि प्रथा सर वही जानवरों वाला ना? नहीं भाई, इसमें बलि प्रथा क्या रहेगा, हम अगर नर बलि लिख देंगे ज़्यादा समझ में आएगा तुम लोगों को, ठीक है ना। बाल विवाह, सती प्रथा, नर बलि। अब बाल विवाह का मतलब छोटे ही बच्चों में जो शादी वादी हो जाता था तो अंग्रेज कहे नहीं भैया इसको बंद करो। आज भी बहुत जगह हो, तो उस ज़माने में नहीं था। 12, 16, 17 साल में लोग 12, 13 में ही शादी वादी हो जाता था। अपने दादी वादी से पूछोगे तो लोग बताएंगे, ठीक है ना। 11, 12 हाँ, तो उनका जो है 12, 13 में शादी हो जाना। इसको ये लोग बोले कि भैया बंद कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर ये भी अब बंद कर रहे हैं तो लोग, तभी समाज ये कह रहा है कि नहीं ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, हमारा जो प्रथा चल रही है शुरू से ये नहीं बंद करना चाहिए आपको। नर बलि देखो बड़ा खतरनाक था। अभी लोग जैसे बचपन में सुनते होंगे कि जब कोई ओवरब्रिज बन रहा है, कोई चीज़ नया बनता है तो नहीं बोलते हैं कि आदमी की बलि दी जाती है। पहले ज़माने में होता था कि जब कोई ओवरब्रिज बन रहा है या फिर पुल बन रहा है तो हाँ, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। नर बलि का मतलब जैसे नहीं, जैसे कोई जैसे त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, काली जी की फेस्टिवल होती है तो उसमें भी लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, काट के अपना सब अपने अपने हिसाब से अपना प्रथा मनाते हैं। इस तरह नर की भी बलि दी जाती है। कभी ओवरब्रिज बना, अरे इसमें अगर आदमी की बलि नहीं दी गई तो ये पुल कभी भी गिर सकता है। ये पहले कॉन्सेप्ट था, पहले के लोग मानते थे अगर आदमी की बलि नहीं दी गई, आदमी कहीं मार के गाड़ा नहीं दिया गया है, या फिर जो भी हो, जितना कहीं किसी ऐसे ओवरब्रिज होते हैं उसमें कई की अलग अलग प्रथाएं होती हैं। इसमें जितना पिलर उतना आदमी इसमें डाल दिया गया है बताएं। बहुत जगह ऐसे सुनने को मिलता है कि इसमें जितना लोग अपना अपना नया कॉन्सेप्ट, पहले ज़माने में सब सारा ज़्यादा होते, जितना पिलर उसमें आदमी चाहिए वो पकड़ के ऐसे बैठेगा, वो कहाँ पकड़ के बैठेगा, खत्म हो चुका हाल लेडे, उसको कहाँ तो लोग पकड़वा रहे हैं। तो ये भी बहुत सारे रीजन थे, सती प्रथा, बाल विवाह, नर बलि, चले जाओ, ठीक है ना। सुनो अब धार्मिक कारण में सबसे पहले देखो कि इन लोगों का जो प्रमोशन था, देखो क्या है कि अंग्रेज लोग हैं तो हिंदू मुस्लिम वाला अपना जो प्रमोशन था उसको रोक के ये ईसाई धर्म का प्रमोशन ज़्यादा करते थे कि ईसाई धर्म को ज़्यादा मानो, ईसाई धर्म को ये करो वो करो, नया ट्रेंड ला रहे हैं। ईसाई धर्म का जो चलन ये लोग ज़्यादा करते थे कि हाँ चलो ईसाई धर्म को आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट कराते हैं। अब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें ईसाई को भी करेंगे नहीं तुम इसी, हम लोगों का कल्चर तो वही है,
साड़ी, अच्छा खासा साड़ी पहनना, वो धोती कुर्ता पहनना, ठीक है ना, अच्छा खासा लुंगी उंगी। साउथ में चले जाओ, देखो सब लोग वही पहनते हैं। नए नए पर जो एक्टर वगैरह हैं साउथ में क्या पहनते हैं, लुंगी है तो पहनते हैं। तो इसीलिए वो ट्रेंड को क्या कर रहे थे, चला रहे थे। देखो पहले क्या था, छोटा था, फिर सिलना, फिर चल, तो इसी तरह ट्रेंड बढ़ा रहे थे वो, इंग्लिश फैशन को ज़्यादा ला रहे थे। इसीलिए नहीं, बाद में फिर स्वदेशी हटाओ विदेशी, स्वदेशी लाओ विदेशी भगाओ, नहीं फिर अपना वो जला रहे थे कपड़ा वपड़ा गांधी जी वाले युग में। तो ये ट्रेंड पूरी तरह से एंट्री कर चुका था यहीं से ही, धार्मिक कारण से ही। अपना नया नया कल्चर भी ला रहे थे, नया नया चीज़ें भी ला रहे थे लोग, इसकी वजह से सारी चीज़ें बढ़ रही थी, समझ गए ना। तो ये धार्मिक कारण भी था कि लोगों को अपने धर्म से बांट रहा था, अपने अपने धर्म से उसको पकड़ रहा था, अपने अपने धर्म से बांट रहा था। इसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई और हम लोग सिर्फ इसी में धर्म में ही इधर उधर में रह गए। अभी पता चलेगा जब माउंट बेटन वाला पढ़ाऊंगा तो उसमें ये पता चलेगा हिंदू मुस्लिम क्यों एक थे और क्यों माउंट बेटन से ही कहा भैया हमारा विभाजन कर दो 1947 के पहले ही, ठीक है ना। कैनिन उस बारे में बाद में पढ़ेंगे। लिखो जल्दी धार्मिक पढ़ा रोक दो उसको, खाली फ्रंट जो भी। चलो देखो तक ये हो गया। अब आर्थिक कारण क्या था, आर्थिक कारण मतलब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स बर्डन था, टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। अलग अलग तरीके का टैक्स बर्डन, फार्मर पे अलग टैक्स जो है ना, किसानों पे अलग, हम लोग पे अलग, नॉर्मल लोग डिफॉल्ट हुआ था, ठीक है ना। टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था हमारे ऊपर। किसका बर्डन ज़्यादा था, टैक्स का। ये टैक्स लगा दिया तो वो टैक्स लगा दिया, फलान टैक्स दिमाग टैक्स, किसानों पर अलग टैक्स लगा रहे, ज़्यादा ही टैक्स था। तो इस टैक्स के रीजन से भी हम लोगों ने क्या किया, बहुत विरोध किया, नहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये भी रीजन किसका था, रिवोल्ट 57 का, कि भाई अगर हम लोग इसको नहीं हटाए तो ये पूरी तरह से हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे, इसकी वजह से चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। इसीलिए एक आर्थिक रीजन भी था, टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन नहीं होना चाहिए, जो किसानों के ऊपर टैक्स था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टैक्स था, किसान के ऊपर तो बहुत ज़्यादा टैक्स था, ठीक है। सर इन लोगों को बहुत ज़्यादा वो भी दबाया जाता है, जैसे ये चीज़ का कल्टीवेशन, सही लोग जो चीज़ हम लोग से कहते थे। चलो सैनिकरण क्या था, सैनिकरण ये था ना कि हमारे जो देश के जो सैनिक थे उनको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाता था, आगे नहीं बढ़ाना। जैसे उन लोगों को क्या करते थे कि प्रमोशन नहीं मिलता था, प्रमोशन नहीं मिलता जल्दी। और वहाँ के लोगों का प्रमोशन बहुत ज़्यादा होता था, प्रमोशन बहुत जल्दी नहीं मिलता था। और जबकि जो विदेशी लोग हैं, जो मतलब उनके भी तो सैनिक लोग थे ना, तो उनके सैनिक लोग को प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता था, ज़्यादा सैनिकों को नहीं मिलता था, ठीक है। उनको पूरी तरह से छूट नहीं थी, जो चाहते थे वो नहीं पहन सकते थे, बाल वगैरह ये बहुत छोटा छोटा रहता था, ठीक है ना। बाकी है अभी भी वैसा, क्योंकि वो कल्चरली चला आ गया ना, कुछ कुछ चीज़ें तो हम अडॉप्ट कर लिए ना, कुछ चीज़ें हम अडॉप्ट कर, जैसे सॉरी हो गया, उन्हीं का था, हमारा थोड़ी है वो, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें अडॉप्ट कर लिए धीरे धीरे, आदत हो गई जिसको हम कहते हैं। तो सैनिक वाले लोग को ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलता था, उनको बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से जीने के लिए, बाल छोटा, ये छोटा, वो छोटा, बहुत सारी चीज़ें, रिस्ट्रिक्शन बहुत लगा के रखे थे। और बाकी रिस्ट्रिक्शन वही से छूट था, किसको छूट था, विदेशी सैनिकों को। वो भी हमारे यहाँ रख के कब्जा करके जगह जगह बैठे हुए थे, कि पूरे देश के ऊपर अरेंज करके अपना कब्जा करके बैठे हुए थे। इसीलिए सैनिक कार्ड भी बहुत था, कि सैनिक लोगों ने कहा नहीं तुम हमारे ऊपर ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इसीलिए उन्होंने विरोध चालू कर दिया। और वो भी विरोध किसका कारण बना, रिवोल्ट 57 का। तकनीकी कारण देख लेते हैं, फिर ये जो है प्रशासनिक कारण देखेंगे। तकनीकी कारण क्या था, अखबार वाला नहीं बेटा, अभी दे रहे हैं समय, काहे घबरा रहे हैं, भूलोगे नहीं, परेशान मत हो, ठीक है। ट्रेन और अखबार, तकनीकी कारण क्या था, अखबार सबसे बड़ी चीज़। अब वो अखबार लाए, ठीक है ना, और अखबार लाए, सोचे कि चलो हम अपना खबर यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचा देंगे, वहाँ से लेके वहाँ पहुँचा देंगे, और हम लोग कुछ अलग उसमें छापने लग गए। चलो तो अखबार जो है ज़्यादा मतलब वो लोग अपने ले आए थे कि अपनी सूचना यहाँ से लेकर वहाँ पहुँचा देंगे, वहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे। हम लोग अपना उसका अलग है इल्ज़ाम लगाने लगे, उस पर लिख के अंग्रेजों के बारे में उल्टा पुल्टा लिखना चालू कर दिए, छापो तुम छापो कैसे नहीं। अब अखबार तो एक लिमिटेड एरिया ना, ठीक है ना, अपना अपना अलग अलग रवैया जो भी था कि अरे अंग्रेजों को ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार भड़काऊ भाषण लिख के अखबार में छापने लगे। भाई अंग्रेज बहुरा गए, भाई को काम तो लाए थे अपने फायदा के लिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना ये। अब भाई लाए तो वो थे ना, हमारे पास तो था ही नहीं। ट्रेन भी वही लाए, ट्रेन से लाए, सोचे यहाँ से लेके अपना सैनिक वहाँ मंगा लेंगे, वहाँ से सैनिक यहाँ भेज देंगे, ये रोक के अपने सामान कैरी करने लगे, भैया यहाँ सामान वहाँ ले जाओ, वहाँ सामान यहाँ ले जाओ। ठीक, हम लोग अपने ही फायदे हमेशा रहते हैं। कोई भी चीज़, अब ट्रेन लाए, चलो मान लो मारी मारा होता है, 57 की लड़ाई होगी तो अपना सैनिक इधर ले आएंगे, इधर सैनिक वहाँ भेज देंगे, ज़रूरत पड़ेगी फिर कब्जा कर लेंगे। हम लोग इसका अलग है यूज करने लगे इसका, ठीक, हमारा यूज हमेशा डिफरेंट ही रहता, ठीक ना। अपना सामान कैरी करने लगे, फिर जो भी था ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, अपना अलग अलग यूज करने लग गए, ठीक है। तो इसका बड़ा तकनीकी कारण भी यही था कि इसमें अपन हम लोग इसका मिसयूज करने लगे। मिसयूज मतलब नहीं, मतलब उनके लिए मिसयूज हो गया कि यार ये तो लाख हम बहुत बड़ा ख़राब कर दिए,
ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिए। जैसे अभी कांग्रेस के अधिवेशन होगा, उसमें देखना वो खुद हाथ जोड़ के कहेगा भैया हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, नरम दल गरम दल का डिसीजन हो गया। तो ये तकनीकी काल में ट्रेन और अखबार भी था। हर चीज़ें तो अंग्रेज हड़प ही ले रहे थे, ठीक है ना, हर चीज़ें जो हड़प ले रहे थे, सब चीज़ें। जैसे अभी देखो क्या नाम है तुम्हारा, सिक्किम कब्जा कर ले रहे थे, लखनऊ में तुम्हारा अवध वाला कब्जा कर ले, अंग्रेज लिया, कब नहीं पता था जो अंग्रेज कब्जा कर लिए। और यहाँ से अवध से कौन लड़ाई का नेतृत्व कर रहा था? अवध से 1857 की लड़ाई का नेतृत्व कौन कर रहा था? लीडर बेगम हजरत महल, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। तो बेगम हजरत महल भी अपने तरफ से क्या कर रही थी 1857। तो हर चीज़ अंग्रेज क्या कर रहा था, कब्जा कर रहा था, कहीं यहाँ तो कहीं सिक्किम, तो कहीं मेरठ में भी कब्जा हो रहा था धीरे धीरे। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ बलिया में भी, फिर अलग अलग एरिया से सब अपना अपना क्या कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे। उसे हड़प नीति कहते हैं। कौन सी नीति कहते हैं? हर चीज़ अपने तरफ हड़प ले रहे थे। और ये चीज़ें मतलब अपने इंडियन को बहुत ही बुरा लगा कि मतलब काहे ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं हमारे तरफ। धीरे देखो 1600 से वो चालू हो गया था, 1600 से ही वो सारी चीज़ें वो अपना जहाज लाए, फिर धीरे धीरे अलग अलग एरिया में सब जगह अंग्रेज क्या हुए थे, फैल गए थे। और ये हर जगह से एरिया से चीज़ों क्या कर रहे थे, हड़प रहे थे। इसीलिए तक प्रशासनिक कारण क्या था, हड़प नीति थी कि हर जगह से जो एरिया को वो क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे। यहाँ से तुम सैनिक देख लो, यहाँ से तुम सैनिक देख लो, यहाँ से तुम सैनिक देख लो। और ये सारे सैनिक क्या करते थे, एरिया को पूरा अपने कब्जे में ले लेते थे, हाँ घेर लेते थे। और उस घेर को वो अपना कब्जा बना लेते थे कि ये हमारा एरिया आपसे हो गया। तो वो जो जैसे मंत्री होता है कि ये हमारे एरिया में कोई भी चीज़ें होंगी या यहाँ का पार्षद अगर कोई चीज़ होता है तो उनको रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा, देखिए क्या है, जाइए उसको देखिए कैसे कैसे क्या है, उसमें थोड़ा डील करिए, क्या है उसको सही करिए। तो वो लोग क्या करते थे, अपना अपना एरिया का अपना अपना अलग अलग नेता बना दिया, भैया तुम जाओ इस एरिया को पूरा कवर करो और देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। समझ में आया? तो ये था प्रशासनिक कारण। अब सबसे बड़ा रीजन क्या था, ये था सबसे बड़ा रीजन, सुने हो ना तुम लोग कि वो जो राइफल था, ठीक है ना, बेस राइफल कारतूस वाला, ये सबसे बड़ा रीजन था। इसमें सब पूरा बौरा गए थे सब हमारे यहाँ तक। बेस राइफल जो था हमारा, उसकी जगह पे हम लोग इनफील्ड राइफल यूज करने लगे। हालांकि हमको पता नहीं था इस इनफील्ड राइफल में क्या है, इसीलिए हम लोग जब पता चला तब ज़्यादा हम लोग बौरा गए। अब इनफील्ड राइफल क्या है? अच्छा, कितने लोग को लगता है कि बंदूक ज़्यादा पावरफुल होती है और गोली से कोई मतलब नहीं है? नहीं, बंदूक में ही तो मैटर करता है। बताओ, बड़ी बड़ी बंदूक होंगी तो बंदूक से मतलब जितना बड़ा बंदूक उतना बढ़िया बंदूक, उतना तेज आदमी मरेगा, एक कदम ढाई से मारो खत्म खेला। गोली रहेगी जब तक बंदूक पे नए स्पेसिफिकेशन रहेगा, जैसे मशीन गन ऐसा कुछ यूज करें तब से बंदूक का इंपॉर्टेंस। वो क्या डायरेक्ट मारेंगे सर, एक गोली तो मारनी था तो सर कोई भी कट्टा उठा के मारेगा, बात तो वही है। बात ये रहता है बंदूक क्या रहता है इसके, जैसे देखो बंदूक में सबसे बड़ा रीजन रहता है हैमर का, ठीक है ना। हैमर जब ऐसे जब कभी देखो पिक्चर में पूरा स्लो मोशन में ऐसे उठेगा, फिर स्लो मोशन में, अब ऐसे बंदूक में 5 मिनट लग जाएगा खाली बंदूक को ऐसे दाएं करने में, पिक्चर में। हाँ ठीक है, बहुत हाँ ठीक है ना। तो ऐसे अगर बंदूक मारते हो तो बंदूक में जो पीछे का हैमर होता है ना, वो पीछे जाता है हैमर, फिर मारता है गोली के बीच में, पट से मार। और वो जो टकराता है ना, लोहे से लोहा टकराता है तो उससे निकलता चिंगारी। अब बंदूक के गोली में जो गोली पीछे बारूद भरा रहता है, बारूद पीछे क्या रहता है, आगे का पार्ट। लेकिन जैसे ये जो है ना गोली है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये रहता है, यहाँ बारूद रहता है, ठीक। जैसे ये जो टिप से मारता है, ये जो पीछे वाला जो ऐसे बंदूक वाला ऐसे टप से नहीं, ये पीछे जाएगा, फिर पीछे जाके ऐसे खट से आगे आता है नहीं, जब कभी कभी बंदूक ऐसे पैसे राइफल में फिल करते हैं ऐसे, तो तुरंत फिल हो जाता है। फिर जैसे ऐसे मारते हैं एक पीछे जाता है, पीछे जाके फिर फट से मारता है। तो जो उस पर मारता है हैमर, जब मारता है ना तो उस पर चिंगारी उत्पन्न होती है, और चिंगारी बारूदों में लग जाती है, और जब बारूदों में लगता है तो फट से गोली का रफ्तार सन से निकल गोली जाकर जिसको मारता है भेज देता है। रीजन इसका बंदूक का नहीं मतलब रहता है, मतलब रहता है गोलियां में लगा थुआ बारूदवा का। बारूद में तुम बारूद की जगह उसमें प्लास्टिक भर दो, तुम कितना बढ़िया बंदूक लोग मरवे नहीं करेगा। जब तक गोली मेन गोली रहता है, गोली में जो पीछे लगा बारूद रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। जितना अच्छा बारूद रहेगा उतना बढ़िया काम करेगा। अभी कोई वीडियो देखोगे जैसे पाकिस्तान लोग इतना बड़ा राइफल लेके ऐसे रखेंगे, वो मारे हुई गिर के ही रह गया हूँ। देखो हाँ, तो चला वो मार रहे उड़ा वही जिसमें गिर गया। तो वो चीज़ पावरफुल, ये पावरफुल होना चाहिए। अगर आपका बारूद पीछे का नहीं पावरफुल है ना तो दूर जाइए नहीं करेंगे।
इसीलिए ये एरिया बड़ा पावरफुल होना चाहिए। ये एरिया पावरफुल, जैसे ही हैमर चिंगारी फेंकता तो पूरा सन से निकल के जिसको चाहता उसको तुरंत लग जाता। ठीक है, तो ये बेस राइफल की जगह हम लोग किसका यूज करने लगे? इनफील्ड राइफल। अब इनफील्ड राइफल यूज करने के 2 रीजन थे। सबसे पहला कि देखो इसमें जो है किसी को मालूम नहीं था, हालांकि बाद में सबको पता चला कि इसमें गाय और सुअर का चर्बी था। ठीक है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। गाय माई माता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कंट्रोल ये मुसलमान ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, हिंदुओं के लिए, हिंदू के लिए गाय इम्पोर्टेंट, भाई आज भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, और सुअर के लिए, सुअर लोग मुस्लिम लोग सुअर हम कुछ नहीं खाते हैं। मतलब मुस्लिम हाँ मतलब उन्हें वो लोग इसको छू नहीं सकते, जान लो उनके लिए मतलब वो भाई इम्पोर्टेंट है भगवान ने एक तरीके से। हमारे लिए से लोग गाय को हमारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो सो लोग सुअर को इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है ना, तो ये जो दोनों मिक्स, जैसे ना इसका कवर, गोली के जो बहुत जल्दी जंग लग जाता था, गोली उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ था हम लोग उस समय, बहुत आज 1857 की बात हो रही है, आज तो एक से एक चीज़ें आ गई, कहीं भी उठा कर रख दो, पट्टे में रख दो, सेफ रहेगा। इसमें जंग लग जाता था, क्या लग जाता था? जंग लग जाता था। और उस तो इसमें जंग लग जाता था, तो इसका एक कवर बनाया गया, एक इसको कवर बना के उसको, ताकि इसमें क्या ना लगे, जंग ना लगे, और इसके ऊपर पहना दिया गया। जब भी आपको बंदूक में गोली भरना रहता था तो उसको दांत से मुंह से खींचना पड़ता था, ऐसे जो वो बना रहता था, कवर बना रहता था, वो उसी से बना रहता था, गाय और इसके चर्बी से वो पूरा बनता था। और उसको जब आप बंदूक में फिल करना है गोली तो मुंह से इसे खींचना पड़ता था, खींच के उसका कवर उतार के तब इसे भरना पड़ता था, तो भर के धड़ाधड़। तो ये चीज़ें हमको पता नहीं थी, हम लोग जो है भाई हम लोग नहीं छुएंगे भाई, जाहिर सी बात है हमको पता चल जाएगा उसमें ये सब चीज़ें मिक्स है, और इनको ये चीज़ पता चल जाए कि ये मिक्स है, तो वो जो है उसको छुएंगे तक नहीं। इसीलिए आज भी ये जो बड़ा बहुत मेजर रीजन माना जाता है गाय और सूअर की चर्बी वाला, ये हमको जो है अरे ये क्या करा दिया तो हमसे, जो है छुआ दिया, जो है गाय माता को मुंह से छुआ दिया, ये चमड़ा वमड़ा। इनफील्ड में बेस राइफल की जगह हम लोग इनफील्ड यूज करने लगे ना। इनफील्ड राइफल में ये सब चीज़, इसमें गोली यही रीजन ही था कि जब गोली में क्या लगता था, जंग लग जाती थी। गोली में जब जंग लगती थी तो इसी को कवर करते थे, और वो कवर करने के लिए हमें किसकी क्योंकि इससे क्या रहता था, बहुत मुलायम रहता था, और वो जो है उसमें जंग नहीं लगती थी। इस बेस राइफल तो पुराना राइफल नहीं, कैसे होता था पूरा ऐसे खट देना, मारो खींचो, पूरा वो थोड़ा सा पुराना बहुत ओल्ड मॉडल हो गया था, इसीलिए हम लोग इनफील्ड राइफल का यूज करने लगे। हाँ इनफील्ड राइफल, इसे गूगल करना तुमको इनफील्ड मॉडल का राइफल मिल जाएगा, ठीक है ना, देख लेना उसको इनफील्ड राइफल को। तो गाय और सुअर की चर्बी से वो गोली का कवर बनाया जाता था, और जब भी हमको गोली फिल करनी है तो हमें क्या करना पड़ता था, उसको मुंह से खोलना पड़ता था, उसको खींचना पड़ता था, तो गोली उसको फिल करो तब मारो। बाद में हमको पता चल गया कि यार इसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी मिली, तो हम लोगों ने तुरंत विरोध कर दिया कि भाई हम इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब हिंदू अपना अलग कर रहे, भाई हम नहीं यूज करें, मुसलमान कर हम तो और नहीं यू का करवा दिया, जो ना पूरा मुंह से हमें छुआ दिया, ये सब गंदी गंदी चीज थी, तो सब अपना अपना भावनाएं लगाने लगा। हम लोग भी अगर जान भाई नहीं छुएंगे, सिंपल सी बात है। हालांकि वो बताया नहीं उसने कि हम लोग इसमें मिलाएंगे, क्योंकि बहुत आसानी से दोनों चीज़ मिल जाती थी, बहुत आसानी से ये दोनों चीज़ें हैं, बहुत आसानी से मिल जाती थी, और कम रेट में काम हो जाता था। इसीलिए जो है जो वो सब सैनिक थे, विदेशी सैनिक, इसका ज़्यादा यूज करने लगे, और यही रीज़न था कि हम लोगों ने फिर क्या किया, विरोध किया कि हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे और आप पूरी तरह से इसको बंद करा दीजिए। तो वो कहा भैया ये बंद तो नहीं होगा, अब आप देखो आपको क्या करना है। तो यही रीजन, एक रीजन ये भी था रिवोल्ट का, ये सबसे मेजर रीजन था। ये सब तो मान लो ठीक था, हम विरोध तो कर ही रहे थे इन सब चीज़ों का, लेकिन सबसे बड़ा मेन रीजन जब भी हिस्ट्री में देखोगे, हिस्ट्री में सबसे बड़ा रीजन यही माना जाता है कि ये चर्बी वाला, कि जब भी इसने बंदूक खींचा तो भैया हमने बौरा आ गया कुल का चारों तरफ से, क्योंकि इसमें हिंदू भी बहुत अच्छा खासा विरोध करने लगा और मुस्लिम भी अच्छा खासा विरोध करने लगा, और इसलिए ये रीजन किसका बन गया, रिवोल्ट 57 का। देखो इंग्लिश लिखने लगे। देखो अब जैसे क्या हुआ था, लड़ाई चालू होने वाली थी, क्योंकि सभी लोग अब जो है हम लोग विरोध करना चालू कर देंगे कि यार ये चीज़ गलत की है। आप यहीं से मेन रीजन हम लोग का चालू हो गया था कि हम लोग जो है गाय और ये सुअर की चर्बी का जो वो चलन था वो ज़्यादा गलत हो गया। तो यहाँ हमारे यहाँ एरिया है, हमारे जस्ट बगल के ज़िले में
हमारा गाँव आज भी वहाँ समझ लो इतना खौफ है ना कि वहाँ आज भी वहाँ ऐसे सीन है कि वहाँ हर घर में तुमको मिल जाएगा। यस, वो सबसे पहले आ जाता पूर्वांचल का एरिया। मंगल पांडे सबसे पहले वही आज़ादो हुआ था, है। यस सर। ठीक है ना, सबसे पहले वही आज़ादो हुआ था उधर का एरिया में। ये एरिया इनका था, मंगल पांडे का। मंगल पांडे के ये जो है उस समय बैरकपुर में कार्य कर रहे थे, ठीक है ना। बैरकपुर में क्या थे, लीडर थे। कहाँ पे बैरकपुर में। सुने होंगे बैरकपुर का नाम। 8th वाले काफ़ी अच्छे ध्यान से देखे हैं, ठीक है ना, उसमें स्टोरी काफ़ी अच्छी है। बैरकपुर से जो है इन्होंने क्या किया, ये इन्फेंट्री नेटिव के लीडर थे। किसके, हम बता रहे हैं क्या थे ये लीडर, किसके, इन्फेंट्री। और इस बटालियन जानते हो ना, बटालियन जानते हो ना, बटालियन होता है ग्रुप का जो पूरा एक एरिया पूरा टोटल। लेकिन नेटिव इन्फेंट्री कैसी होती थी, सुनो, इस 34 नेटिव इन्फेंट्री इसको बोलते थे। इसका मतलब नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव का मतलब ये है कि इसका जो लीडर होता था, अगर लीडर का ट्रांसफ़र हुआ कि आपका ट्रांसफ़र यहाँ से उठा के वहाँ किया जा रहा है, तो खाली लीडर का ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसके अंडर जितने भी सैनिक हैं, इनके साथ वाले सामान है, तावा, बिस्कुट, नमकीन, पूरा सामान लेकर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। समझ गए, यस सर। स्टोव, सिलेंडर, गैस, शेल्टर भी उठवा देते हैं। पूरा ये कहते भैया तुम्हारा ट्रांसफर होगा, तो कहते भैया चलो बटोरो सब, पूरा बोरिया बिस्तरा टैची लेके, मान लो यहाँ से बलिया से ट्रांसफर मान लो कश्मीर हो गया, सब लेके जाएंगे, सब कुछ। ये नहीं कि मान लो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं तो हम गवर्नमेंट की चीज़ें यहाँ छोड़ दें, सरकार का ना 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 ना, सब सामान हमारा, सब लेके चलो वहाँ पर। यहाँ से सारा सामान उठाए वहाँ पर ले जाके सेट कर दिए। तो नेटिव इन्फेंट्री वो होती है। उसके लीडर कौन थे, मंगल पांडे। मंगल पांडे को खबर, तो इन्फेंट्री नेटिव के लीडर थे। अब जब इनको बुलाया गया बैरकपुर से इनको कहा गया कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और यहाँ पे जो है इनका गाय और जो सुअर की चर्बी का मिक्स करके जो है ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो मंगल पांडे बोले कि नहीं, इसको बंद कराओ। अंग्रेज़ से बोले कि बहुत ही खतरनाक आदमी थे ये, इसीलिए अंग्रेजों डरते थे इनसे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अंग्रेज भी ज़्यादा डरते थे। तो इनको बुलाया गया, कहें कि नहीं ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो कहें कि नहीं ये बंद नहीं होगी। कहें कि तुम यूज करो, वो कह रहा तुम यूज करो। मंगल पांडे को बोला अब तुम यूज करो, कहें हम यूज नहीं करेंगे। हम कहें जब हमको पता है इसमें गाय और सुअर की चर्बी का मिक्स मिला हुआ है तो हम बिल्कुल जाहिर सी बात है हम इस बंदूक का गोली का विरोध करेंगे, यूज नहीं करेंगे। तो अंग्रेज में 2 अंग्रेज थे। ये लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताया था ना एक बार, किससे पूछा था मैं, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज। ह्यूज, ये दोनों लेफ्टिनेंट थे उस समय। कहाँ के, बैरकपुर के, ठीक है, कहाँ के थे, अब इनको यहीं बुलाया गया। अब इनसे मंगल पांडे कहें कि भाई हम तो भाई अब हमारे सैनिक अब इस बंदूक का यूज नहीं करेंगे। तो ये कह रहे भाई काहे नहीं यूज करो, कहे ऐसी ऐसी बातें हैं, कहें अब चलो तुम मुंह से खोलो इसको। तो भाई कह रहे हैं कि हम भाई नहीं खोलेंगे, सिंपल सी बात है, हमको पता है ये सारी चीज़ें हैं तो हम क्यों खोलें। इतना इनके ऊपर प्रेशर डाला गया, कहें ठीक है लाओ बंदूक बंदूक लाओ, गोली लाओ। अंग्रेज खुश कि अब तो एक झुक गया, लाए बंदूक लाए, बंदूक भी लाए, गोली भी लाए। जो है कहीं कि चलो अब तो खोलवा करेगा, अब तो मंगा ही रहा है बंदूक गोली, अब तो कहाँ जाएगा। खोले पहले ये दोनों को मारे, बंदूक की गोली खोले पहले इन्हें दोनों निपटाया, ज़्यादा लेवल में कर रहे हैं। हाँ, मंगल पांडे पहले इनको लेफ्टिनेंट बाज को निपटाया और फिर लेफ्टिनेंट ह्यूज को। पहले कहीं नहीं दोनों को निपटाओ क्योंकि ये दोनों ज़्यादा कर सकते, बहुत आकर्षक दिमाग था इनका। अगर ये अच्छा खासा अगर दिमाग लगाया होता ना तो ये फरियाद ही होता अकेले ही पूरा, क्योंकि इनका नेटिव इन्फेंट्री बहुत अच्छा था, बाकी नेतृत्व भी बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन जब बाज और ह्यूज ये दोनों को निपटा दिए ना तो पूरा सेना में क्रांति आ गई, अंग्रेजों की सेना में। विरोध तक होगा, जाहिर सी बात है, कभी हम विरोध करेंगे, कभी तुम विरोध करेंगे, हम तुमको मारेंगे, तुम हमको मारोगे। सेना के यही इन्होंने जो है मंगल पांडे ने इन दोनों को मारा तो पूरा अंग्रेजी सेना में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो गई कि नहीं ये तुमने कैसे कर दिया, जब आप अपना अलग से चीज़ें लेकर चल रहे तो आपको सब बताया गया। क्योंकि देखो हम गुलाम थे उस टाइम, क्योंकि ये अपना कब्जा करना चालू कर दिए थे, इसीलिए ये अंग्रेज लोग ज़्यादातर प्रेशर हमारे ऊपर डालने लगे और मंगल पांडे को सज़ा सुना दी गई। ठीक है, फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये डेट इम्पोर्टेंट लिख लो, 10 अप्रैल 1857 फांसी लग गई किसको, मंगल पांडे। ठीक है ना।
अब फांसी किसको लग गई? मंगल पांडे को। पहले कौन विरोध किया? अंग्रेज। पहले हम मारे किसको? लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज को। अब ये किसको मार दिए? मंगल पांडे को। बैरकपुर छावनी बौरा आ गई, कहें अब बदला लेना है हमें किसका? मंगल पांडे। मंगल पांडे का बदला लेने के लिए पूरा सेना एकदम एकत्र हो गई। हर तरफ से अलग अलग तरफ से आदमी अपने तरफ से घेराबंदी करने लगा, कहे हम इधर से लड़ेंगे, हम उधर से लड़ेंगे। सब अपना अपना नेतृत्व, उधर में नहीं कर रहा था नेतृत्व। पास्ट में जाओ, बेगम हजरत महल, वहाँ से वो, वहाँ से वो, सब लोग अपना अपना नेतृत्व करने लगे लड़ाई करने के लिए। और एक डेट जो है निर्धारित हुई, एक डेट निर्धारित हुई, कौन सी? 30 मई 1857, 1857 एक डेट डिसाइड हुई कि अब हम लोग जो है इस 30 मई 1857 को 57 चला ना, पूरा कब्जा कर लेंगे पूरे इंडिया पर। तो किसने कहा था कब्जा करने के लिए? सैनिक लोग, हमारे देश के सैनिक लोग कहें कि भाई अब ये आखिरी लड़ाई है, इसी दिन लड़ाई कूदा जाएगा और पूरा एरिया का कर लिया जाएगा, कवर कर लिया जाएगा। क्योंकि ये सबसे बेस्ट डेट है, सबसे बढ़िया डेट है कि अब मंगल पांडे का बदला लेना है और हमें पूरा एरिया कवर करना है, पूरा एरिया कवर करना है, क्योंकि हमें चाहिए पूरा एरिया, सब एरिया कवर चाहिए। लेकिन फिर बीच में कोनो या हल्ला हो गया, पता है ना, जो मीर कासिम, मीर जाफर का पूरा, जाफरा का पूरा वो एरिया जला दिया था, वो बताया था ना? नहीं जला दिया तो उसका पूरा वो जो बारूद वाला था। हाँ, तो 30 मई 1857 एक डेट निर्धारित की गई, किसके लिए? लड़ाई के लिए। इसी डेट को क्या किया जाएगा? लड़ाई किया जाएगा और पूरा अपना एरिया कवर कर लिया जाएगा। अगर कोई पियक्कर था, ये कहते सुना दिया चिल्ला चिल्ला के, भैया तुम्हारे ऊपर साजिश चल रही है, बच जाओ बच जाओ बच जाओ। अभी कह रहे 30 मई डेट चारों तरफ फैल गई कि 30 मई को कुछ होने वाला है। इसे नहीं बोलते हैं कि अब कोई डेट निर्धारित हो जाती है 30 मई को कुछ होने वाला है, तो ये सब अपना प्लान किए थे 30 मई को कि 30 मई को लड़ाई चालू किया जाएगा और पूरा एरिया कब्जा लिया जाएगा। लेकिन कौन चुलचाल कर दिया तो फिर अब ये सब अंग्रेजों को भी खबर लग गई कि 30 मई को कुछ होने वाला है, तो ये सब डेट अपने में निर्धारित कर लिए। कितना? 10 मई है, 10 मई को करो, छोड़ो 30 मई, क्योंकि ये सबको पता चली गया है। अब कब कौन सा जल्दी कर लो ताकि जो चीज़ें और जल्दी से क्या हो जाए, कवर हो जाए। इतना लिखा ही आपका डेट बताया था 30 मई निर्धारित थी, लेकिन अब कौन सी मई डेट हो गई? 10 मई। 10 मई को इस बटालियन से 20 सैनिक बाहर निकले। कितना? 20 सैनिक। 20 सैनिक हमारे जो उसमें से 20 सैनिक हमारे बटालियन से निकले और 20 सैनिक 7 बजे से लेके 11 बजे तक पूरे 4 घंटा में मेरठ कब्जा हो गया। 20 सैनिक खाली 20 सैनिक बैरकपुर से, खाली बस इसमें मेंशन नहीं है सैनिक कहीं से, पूरा अब मिक्स हो गया ना, क्योंकि सबको लड़ाई करना था, अब सब लोग मिक्स हो चुके हैं। इस मई को लड़ाई होने वाली थी, ठीक है, तो वो डेट कट हो गई क्योंकि सबको पता चल गया था। अब जब आपके सीक्रेट्स पता चल जाएंगे तो अंग्रेज सतर्क हो जाएंगे ना, इसलिए वो डेट कट करके 10 मई डाल दी गई कि अब हम लोग लड़ाई 30 तारीख का वेट नहीं करेंगे, 10 ही को लड़ाई करना चालू कर देंगे। कै को? 10 तारीख को। और 10 तारीख को 20 सैनिक इंडिया से बाहर निकल के आए और 7 बजे से लेके 11 बजे तक खाली पूरा 4 घंटा में मेरठ पर कब्जा हो गया। मेरठ कहाँ है? सैनिक निकले और पूरा मेरठ पर कब्जा हो गया खाली 4 घंटा में। 4 घंटा में किस पे कब्जा हो गया? मेरठ पर। मेरठ पर पूरा कब्जा हुआ 4 घंटे में। अब जैसे अंग्रेज जो भागने लगे इधर उधर कि अब ये सब बौरा, सोचो 20 सैनिक पूरा मेरठ कब्जा कर ले रहे हैं। अब जो सैनिक मिले सॉरी करे, जो सॉरी बोले और मारे पुलिस को, उनसे बोले बड़ा बढ़िया मिल गया, सॉरी बोले, अच्छा चीज़, इसको नोट करो, सॉरी बोलना है, मारो, जो सॉरी बोले उसको ज़्यादा मारो, गरिया रहा होगा अंग्रेजी में, उन लोग का मालूम सॉरी बोल के भैया माफ़ी मारा, अरे भैया छोड़ दो भैया सॉरी। अब उन सबका मुंह से हरदम यही रहता ही है, अंग्रेज हैं अंग्रेजी बोलेंगे सॉरी लीव मी अलोन। उनको मालूम है नहीं, एजुकेशन उतना था नहीं उस टाइम, उस अंग्रेजी में गरिया मारो, इसको और मारो, ठीक है ना, इसको और मारो, तमाचा मार के सुझा दिए सब। 4 घंटा पूरा मेरठ कब्जा हो गया हमारा खाली 4 घंटा में। अब 20 सैनिक, केवल 20 सैनिक निकले और 4 घंटा पूरा मेरठ कब्जा करना मजाक नहीं था, ठीक है ना। इसीलिए हमारे भारतीय सैनिक तनिके में, अब चाइना लोग के जो इकट्ठ हो रहा, अभी ऐसी स्टोरी है 150 सैनिक पूरा पाकिस्तान वाला एरिया पूरा कब्जा लिए थे एक बार, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो 20 सैनिक किससे कब्जा कर लिए? मेरठ पर। और उनके लिए एक शब्द था सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो बोले सॉरी वो का और मारो, अंग्रेजी में गरिया रहा होगा वो, ठीक है ना। वो उनको लग रहा है कि भैया ये गाली है,
गरिया रहा अंग्रेजी में पतन का ये जो जो सारी बोले अनाउंसमेंट कर दिए, जो सारी बोले वो और मारो, पूरा मार मार के पूरा सुझा दिया सबको। और 4 घंटा में पूरा मेरठ कब्जा हो गया। मेरठ कब्जा होने के बाद हम लोग दिल्ली की तरफ आगे बढ़ गए, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पूरा देखे हो, दिल्ली पूरा स्टार्टिंग से ही मेन रीजन रहा। हर आदमी दिल्ली पर ही कब्जा करना चाहता था, हर आदमी। इसीलिए मेरठ से हम लोग निकल के कहाँ चले आए, दिल्ली। अब हम लोग दिल्ली में भी कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन एक आदमी ऐसा था कि जो इनका अंग्रेजों का चमचा था। अब वो अंग्रेजों का चमचा का भैया एक आफत मचा देंगे कि मेरठ कब्जा हुआ, दिल्ली कब्जा हो जाएगा, धीरे धीरे कुल कब्जा हो जाएगा। तो उसमें से एक आदमी कहा कि भैया इन लोग का जो है जहाँ से मेन सोर्स है उड़ा डालो। तो एक आदमी निकला, पूरा गोला बारूद की फैक्ट्रियाँ जला दिया। हमारे जो सैनिक थे हथियार लेस हो गए भाई। ये पूरा पता है ना, मीर जाफर का वो मीर कासिम वाला मीर जाफर पूरा कुंडवे जलवा दिया था। इसीलिए बक्सर गया और फिर प्लासी गया, सब में हार गए। इसे हाँ वह फिर प्लासी बक्सर सब कब्जा हो गया उन सबका, सब हारते चले गए। ठीक है, यही रीजन ही था कि कोई एक आदमी आता है, चुगली करता है और उससे सारा खेला बिगड़ जाता है। इसीलिए जो है हम लोग दिल्ली पूरी तरह से कब्जा नहीं पाए, क्योंकि हम लोग हथियार लेस हो गए। समझ गए ना, यही होता ही है। एक आदमी ऐसा निकलेगा चुट्टा जो पूरा पूरा खेला खराब कर देगा, और यही होता ही है हमेशा शुरू से ही। एक आदमी निकलेगा, जैसे मीर कासिम था, मीर जफरा का मारा पूरा एकदम। इसीलिए हम लोग मेरठ पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन दिल्ली कब्जा करने में हमको पूरा नरक हो गया। समझ में आ गया बात? कर रहे हैं, इन्फेंट्री जल गई है, गोला बारूद जल गया है। अब ये देख लो, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक बनेगा तुम्हारा, उसमें से क्या ना, हम क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं ना अब 1 नंबर वाले में, कि कानपुर से इस 1857 में लड़ाई जो हो रही थी, अलग अलग जगह से कौन उसका लीडर था। जैसे कानपुर से लीडर कौन था, नाना साहब। नाना साहब का साथ कौन दे रहे थे, इसके बारे में अभी 2 क्वेश्चन है, आगे करेंगे इसको। पहले इधर देखो, लखनऊ से सबको पता होगा, बेगम हजरत महल पार्क है आपका लखनऊ में, अगर आप गए होंगे कैसरबाग साइड में। इनके पति भी तो थे सर, वो तो मर नहीं गए थे, मर नहीं गए थे, मर नहीं गए थे। हाँ, इसमें कहाँ मरे थे, वो तो पहले ही मर गया था ना। और क्या, इनका नाम याद है, कैसे भुला गए। जब लूटने आया था तो आधे बीचों में सब जो फांसी का, अब पता चल गया उसको कि दिल्ली भेजा कि जाओ सोना लूट के लाओ, सोना लूट के लाया। अच्छा सादत है, ठीक है। तो लियाकत बरेली से कौन लीडर था तुम्हारा, खान बहादुर खान। इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था, पटना से कौन कर रहा था, पोर अली। सुनो, पीर अली। अब पीर, हम लोग सोचो कितना कितना ज़्यादा अच्छे थे। सोचो हर आदमी देखो वही है, लेकिन तब भी इंडिया की आज़ादी में पूरा सहयोग किया। ये लोग सोचो, इसमें 4 नाम में देखो, 5 नाम में 4 नाम खाली वही लोग हैं, लेकिन हम लोग दूसरों के बहकावे में आके लड़ाई करने लगे। अभी तो देखो हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। आज़ादी देखो सब साथ है, एक साथ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी थे पीर अली। पीर अली क्या लिखते थे, अखबार छापते थे, अखबार और किताब छापते थे। एक तो पीर अली की दुकान थी, किसकी, अखबार कापी पेपर थी, अखबार छापते थे। अखबार खूब उल्टा पुल्टा लिखता था अंग्रेजों के बारे में, खूब उल्टा पुल्टा, बहुत फेमस हो गया इसी के चक्कर में। ये अगर जिसने कोई एक आदमी होता है अपने यहाँ एक पूरे कम्युनिटी में बहुत गंदा गंदा लिखता है, ठीक है ना, जो मैंने एक पर्सन होगा, इसकी किताब पढ़ोगे तुमको खाली इसका विरोध है मिलेगा। इसी तरह पीर अली थे, ये अंग्रेजों के बारे में खूब उल्टा पुल्टा छापता था। जितना उल्टा पुल्टा मारो, ये करो वो करो, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जितना नहीं अगेंस्ट बातें, अंग्रेजों के अगेंस्ट बातें, अंग्रेजों अखबार में छापने वाला अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन था तो पीर अली था। अपने मन से कुछ भी छाप देगा, क्योंकि अखबार ही छपता था। तो अंग्रेज जो देखे उल्टा पुल्टा, ओ अंग्रेज उधर जा रहा है, लिख दो, छप दे इसको। तो कुछ भी करता था ये ज्यादातर। हाँ, अब अंग्रेज मतलब वो अगेंस्ट चीज़ें लिखता था, ताकि जो इंडियंस लोग हैं वो समझ जाए कि अंग्रेज अपनी क्या क्या चाल चल रहे हैं। अखबार में भाई ताकत होती है, अखबार में ताकत होती है, अखबार लोग पढ़ते हैं, पूरा गेम बदल देता है पूरा अखबार। पेपर नहीं बदलते, कलम पेपर पूरा गेम बदल देते हैं। और आज के न्यूज में कुछ नहीं। पटना से लीडर कौन था भाई, पीर अली। अब यहाँ बात करते हैं कानपुर से। कानपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था, इसमें नाना साहब थे, और नाना साहब के जो इनका जो साथ कौन दे रहा था, तात्या टोपे। और तात्या टोपे कौन थे, उसमें हाँ, ये गुरु थे इनके, किसके, रानी लक्ष्मी बाई के। कौन, तात्या टोपे। 1 नंबर में सवाल आएगा ये कि तात्या टोपे किसके गुरु थे, रानी लक्ष्मीबाई। हाँ,
आपका 1 नंबर में सवाल। अच्छा, इनके बचपन का नाम? सर वो रानी लक्ष्मीबाई की मनु। नहीं है मणिकर्णिका, पक- उनको मनु के नाम से बुला के। हाँ तो मनु बचपन का, मणिकर्णिका तो तुम बहुत बड़ा नाम बता दिए। पूरा ठीक नाम है? तो बचपन में ये आदित्य की मेमोरी बड़ी तगड़ी है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? मनु। मनु के हैंडपंप का मतलब हस्बैंड का नाम बताओ। मनु के हेड मनु के हस्बैंड का नाम, रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का नाम गंगाधर राव। यस सर, गंगा। अरे गुड लाला, तुम सुनते हो असेंबली में। गंगाधर राव, इनके ये पूरी लाइन एक दूसरे से अटैच कर लो, ठीक है ना? अब सुन लो ध्यान से, फिर से मैं कैसे अटैच कर रहा हूँ। कानपुर से लीडरशिप किसकी थी? तात्या टोपे नहीं लिखोगे, मैं दोनों ऑप्शन दूंगा, लेकिन तुम नाम किसका लिखोगे? नाना साहब का साथ तो था। दे रहे थे, साथ दे रहे थे। लीडर कौन था? ऑप्शन दोनों दूंगा। तुम्हें कहोगे नीचे लिख दिए थे, पहले बता दे रहा हूँ। 20 बार बोल रहा हूँ कि कानपुर से लीडर कौन था, उनका साथ कौन दे रहे थे, ठीक है ना? ऐसे तो साथ बहुत लोग देते हैं, लेकिन लीडर एक होता है। अब कभी भी अगर कानपुर का मैं दूंगा, ये दोनों लिखा तो दोनों लिखा, तब मैं 20 बार बोल रहा हूँ कि मैं लीडर कौन है, नाना साहब। ऑप्शन में दोनों रहेगा, ऑप्शन तो ऐसा ही रहा करता है। हाँ ठीक है ना? ए और बी नहीं दूंगा, मैं ए और बी भी दूंगा। अब सुनो मेरी बात। अब तात्या टोपे किससे गुरु थे? रानी लक्ष्मीबाई के। और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम? मनु के हस्बैंड जी का नाम? 3 नंबर सवाल एक ही क्वेश्चन से बनेगा, जान लेना। 2 से 3 नंबर ऐसे दे दूंगा कि नाना साहब। लखनऊ से कौन लीडर था? बेगम हजरत महल। बरेली से कौन था? खान बहादुर खान। इलाहाबाद से लियाकत अली। पटना से अब ऐसे ये बोल दिया जाएगा कि लियाकत अली, अरे पीर अली किस चीज के लिए फेमस थे? अखबार छापने। अरे फालतू खबर क्या, हमारे क्या अच्छा ही था, उनके लिए